समायरा समझ नहीं पा रही थी कि युवराज यहाँ तक कैसे पहुंच गया। कमरे के अंदर आते ही सबसे पहले युवराज की नजर सुहानी पर जाती है। जब वो सुहानी को सही सलामत देखता है तो उसके मन को राहत मिलती है, लेकिन सुहानी को इस तरह से बंधा हुआ देखकर उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो सुहानी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे समायरा की आवाज सुनाई देती है, ऐसी गलती मत करना। युवराज के कदम रुक जाते हैं। वो समायरा को देखता है। समायरा आगे कहती है, उसके पास जाने से पहले जरा उसके आसपास तो देख लो। युवराज सुहानी के चारों तरफ देखता है। सुहानी जिस कुर्सी पर बंधी हुई थी उसके चारों तरफ लाल पाउडर से एक घेरा बना हुआ था। समायरा आगे कहती है, अब अगर तुमने उसकी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो समायरा को घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे मजबूर मत करो। समायरा भी गुस्से में कहती है, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते? तुम्हारी वजह से मेरी माँ। समायरा ये कहते हुए रुक जाती है। युवराज कहता है, तुम्हारी माँ मुझे मारने आई थी, तुम देख चुकी हो कि मुझे मारने की कोशिश करने का क्या अंजाम होता है। तुम ऐसी कोई बेवकूफी मत करो, वरना न तुम उसे रोक पाओगी और न मैं। ठीक है, आज ये भी देख लेते हैं। ये कहकर समायरा पास के टेबल पर रखा एक कटार उठाती है और एक मंत्र पढ़ते हुए उसे युवराज की तरफ फेंक देती है। ये एक अभिमंत्रित कटार था जिसे समायरा ने युवराज को मारने के लिए बनाया था। जैसे ही समायरा वो कटार युवराज की तरफ फेंकती है, सुहानी चीखती हुई कहती है, युवराज सर। वो कटार तेजी से युवराज की तरफ बढ़ता है और उसके चेहरे के ठीक सामने आकर रुक जाता है। उस कटार के रुकते ही युवराज डिसअपॉइंटमेंट से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो जानता था कि अब वहाँ कौन आ गया है और आगे क्या होने वाला है। समायरा भी अब समझ गई थी कि उसने गलत वक्त पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। सुहानी, जिसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युवराज वहाँ सही सलामत खड़ा था, लेकिन युवराज के पीछे वो साया था। साया युवराज के ठीक पीछे जमीन से 1 फीट ऊपर हवा में था। साया युवराज से 4 गुना बड़ा था और बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। समायरा भी उसे देखकर बहुत डर जाती है। वो साया समायरा की तरफ बढ़ता है। समायरा एक झटके में हवा में उठकर नीचे गिर जाती है। इधर युवराज सुहानी के पास जाता है और उस पर बंधी रस्सी को खोल देता है। रस्सी को खोलते ही युवराज सुहानी को गले से लगा लेता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? सुहानी कोई जवाब नहीं देती और वो भी डर से युवराज की बाहों में सिमट जाती है। युवराज सुहानी को और भी कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। वो आज सुहानी को लेकर बहुत ज्यादा डर गया था। सुहानी उस साए के वहां होने के बावजूद युवराज की बाहों में महफूज फील कर रही थी। युवराज को समायरा का ख्याल आता है और वो अपने सामने देखता है। वो देखता है समायरा कमरे के एक कोने पर घायल पड़ी थी। उसकी बॉडी खून से भीग गई थी और उसकी सांसें थमने लगी थी। साया समायरा को एक पल में ही मार सकता था, लेकिन वो उसे और तड़पाना चाहता था, मानो वो समायरा को मौत से भी बदतर सजा देना चाहता हो। समायरा अब अपनी मौत के बिल्कुल करीब आ गई थी। उस साए को रोकने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। तभी उस साए के एक हाथ की उंगलियों से नाखून बाहर आ जाते हैं और वो समायरा को मारने के लिए उसके और करीब जाने लगता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो साया रुक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है या कोई उसे समायरा के पास जाने से रोक रहा है। तो वो साया गुस्से से गुर्राने लगता है। उसकी आवाज बहुत भयानक थी। वो साया फौरन युवराज की तरफ मुड़ता है। युवराज अपना पूरा जोर लगाकर उस साए को देख रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां अब लाल हो गई थी। ये देखते ही वो साया समझ जाता है कि युवराज उसे समायरा को मारने से रोक रहा है। वो साया गुस्से में और भी जोर से गुर्राने लगता है। सुहानी युवराज के ठीक पीछे उसकी शर्ट को पकड़कर खड़ी थी। उस साए को देखकर और उसकी गुर्राने की आवाज सुनकर सुहानी बहुत डर गई थी। वो साया अब युवराज की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन युवराज अभी भी उस पर नजरें जमाए हुए था। वो साया युवराज की तरफ भी नहीं बढ़ पा रहा था। वो बस अपनी जगह पर ही कैद होकर रह गया था। समायरा आधे होश और आधी बेहोशी की हालत में वहाँ पड़ी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। सुहानी भी उस साए को ही देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी ने उस साए को रोक कर रखा है। वो ये बात पूछने के लिए युवराज की तरफ देखती है, लेकिन युवराज को देखते ही सुहानी दंग रह जाती है। युवराज की गुस्से से लाल आंखें और उसमें लाल पुतलियां बहुत खतरनाक दिख रही थीं। सुहानी ने पहले भी एक बार जंगल में युवराज का ये रूप देखा था,
लेकिन वो सब धुंधला सा था। आज वो युवराज का ये रूप साफ साफ देख पा रही थी। अब वो समझ जाती है कि युवराज ने ही उस साए को रोक रखा है। उस कमरे में सिर्फ एक बल्ब की हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी में वो साया किसी आम आदमी से 4 गुना ज्यादा लंबा और चौड़ा दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी काले धुएं से बना है और उसके ऊपर काले धुएं का ही कपड़ा लिपटा हुआ है। वो आज बाकी दिनों से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। वो साया कुछ देर तक वैसे ही फंसा रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे युवराज की तरफ बढ़ने लगता है। युवराज उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो साया बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज पहली बार वो दोनों एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमा रहे हैं। युवराज की शक्तियों को देखकर साया बौखला जाता है। वो चीखते हुए अपनी एनर्जी बाहर की तरफ फेंकता है। उसके ऐसा करते ही कमरे में एक तरह का धमाका होता है और सुहानी अपनी जगह से कुछ फीट पीछे जाकर गिर जाती है। उस कमरे की खिड़कियों के कांच, वो बल्ब, सब कुछ टूट जाता है। लेकिन युवराज अभी भी बिल्कुल वैसे ही खड़े होकर उस साए को रोके हुए था, लेकिन धीरे धीरे उसका साए पर कंट्रोल कम होता जा रहा था। इस बात का अंदाजा सिर्फ युवराज को था, उस साए को नहीं। वो साया गुस्से में युवराज की तरफ एक तेज रोशनी से वार करता है। इससे युवराज को अपने शरीर पर एक जलन महसूस होती है, लेकिन इससे ज्यादा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर वो साया गुस्से से बौखला जाता है और तभी पास ही पड़ी एक कटार हवा में ऊपर उठ जाती है। ये वही कटार थी जिसे समायरा ने युवराज को मारने के लिए बनाया था। ये देखकर युवराज अब कुछ घबरा जाता है। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो साया उस कटार को हवा में ही सुहानी की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो कटार सुहानी के पास पहुंचने वाली होती है, सुहानी घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल युवराज सुहानी के सामने आकर उसे अपनी बाहों में छुपा लेता है और वो कटार युवराज की पीठ में घुस जाता है। जैसे ही युवराज को वो कटार लगती है, उस साए से एक अजीब और भयानक आवाज आती है और वो साया वहां से गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज के साथ साथ साया भी घायल हो गया है। युवराज उसी तरह सुहानी को अपनी बाहों में भरे हुए खड़ा रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर वो दर्द साफ साफ दिख रहा था जो उसे कटार लगने की वजह से हो रहा था। इधर सुहानी समझ रही थी कि हर बार की तरह इस बार भी युवराज ने उसे बचा लिया है, लेकिन जैसे ही सुहानी का हाथ युवराज की पीठ पर जाता है, उसे वहां कुछ गीला सा महसूस होता है। सुहानी को अब किसी अनहोनी का अंदेशा हो जाता है। वो अपना हाथ युवराज की पीठ पर फेरती है। उसी पल उसका हाथ युवराज की पीठ पर लगे कटार पर चला जाता है। उसे छूते ही जैसे सुहानी की धड़कन रुक सी जाती है और फिर सुहानी को युवराज की भारी सांसें महसूस होने लगती हैं। युवराज से सुहानी अलग होती है। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो लड़खड़ा रहा था। सुहानी शॉक्ड होकर युवराज को देख रही थी। डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। युवराज अपना हाथ पीछे ले जाकर वो कटार खींचते हुए अपनी पीठ से निकाल देता है। युवराज इस वक्त बहुत दर्द में था, लेकिन वो कराह नहीं रहा था। वो कटार बाहर निकालते ही युवराज जमीन पर गिर जाता है। युवराज के गिरते ही सुहानी होश में आती है और जोर से चीख पड़ती है, युवराज सर! सुहानी अब समझ चुकी थी कि उसे बचाने के लिए युवराज ने कटार खुद पर ले लिया है। वो रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और युवराज का सर अपने गोद में ले लेती है। युवराज घायल पड़ा सुहानी के चेहरे को देख रहा था। सुहानी रोते हुए अपने आसपास देखने लगती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, किससे मदद मांगे। सुहानी रोते हुए युवराज से कहती है, युवराज सर, ये आपने क्यों किया? मुझे बचाने के लिए खुद को? युवराज उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो बस अपनी भारी पलकों से सुहानी को देखता रहता है। उसकी आंखों से उसका दर्द साफ झलक रहा था, जिसे सुहानी देख पा रही थी। तभी उसे याद आता है कि युवराज जख्मों को खुद ही ठीक कर सकता है। सुहानी युवराज का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती है, युवराज सर, आप तो अपनी चोट ठीक कर सकते हैं ना? आप जल्दी से खुद को ठीक कीजिए, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। युवराज अब भी सुहानी को कोई जवाब नहीं देता। वो बस उसके चेहरे को देखता रहता है। वो देखता है कि सुहानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। युवराज की नजर सुहानी के सर पर लगी एक चोट पर जाती है, जो उसे खिड़की के कांच टूटने की वजह से लगी थी। उस चोट से खून बह रहा था। युवराज अपने कांपते हाथ को उठाकर सुहानी की चोट पर रखता है और अगले ही पल उस चोट से अपना हाथ हटाता है, जिससे सुहानी के सर की चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है।
ये देखकर उस दर्द में भी युवराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जब युवराज अपने चोट को ठीक नहीं करता तो सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, हाँ, आप खुद को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? जल्दी से खुद को ठीक कीजिए ना। युवराज सुहानी को देखते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहता है, तुम्हें पता है, पिछले कुछ सालों में मैंने खुद को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसने आकर मुझे बचा लिया। मुझे हमेशा से लगता था कि इन सब की वजह मैं ही हूँ। सिर्फ एक ही तरीका था मेरी मौत का, कि वो साया खुद आकर मुझे मार दे, और आज वही हुआ। अगर आज मैं मर जाता हूँ तो ये कहानी आज ही खत्म हो जाएगी। तुम और ये पूरा शहर हमेशा के लिए उस साए से आजाद हो जाओगे। युवराज की बातें सुनकर सुहानी समझ जाती है कि युवराज खुद को इसीलिए ठीक नहीं कर रहा क्योंकि वो खुद मरना चाहता है। वो गिड़गिड़ाते हुए युवराज से कहती है, युवराज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको कुछ नहीं हो सकता। हम उसे रोकने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। अब युवराज की सांसें भारी हो रही थी। वो गहरी सांस अंदर लेते हुए सुहानी से कहता है, एक और बात थी जो मैं कब से तुम्हें कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। युवराज बस इतना ही कह पाया था, तभी उसकी पलकें भारी होने लगती हैं और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। आखिर क्या कहना चाहता था युवराज? क्या सुहानी युवराज को बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। सुहानी जोर से चीखते हुए कहती है, युवराज सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज उठ जाइए। सुहानी के ये सब कहने का युवराज पर कोई असर नहीं पड़ता। वो सुहानी की गोद में बेहोश हो गया था। उसके जख्म से खून पानी की तरह बह रहा था। ये सब देखकर सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी जान निकल जाएगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी सुहानी को कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाते हुए युवराज की जीन्स में कुछ ढूंढने लगती है। कुछ ही देर बाद सुहानी जीन्स के पॉकेट से युवराज का फोन निकालती है और रॉबिन को कॉल करती है। रॉबिन के फोन उठाते ही सुहानी घबराहट के साथ कहती है, मिस्टर रॉबिन, प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए। युवराज सर को बहुत चोट लगी है, वो उठ ही नहीं रहे हैं। सुहानी की बात सुनते ही रॉबिन भी घबरा जाता है। वो सुहानी से कहता है, हम अभी आ रहे हैं, आप बताइए आप लोग कहाँ पर हैं? सुहानी रोते हुए जवाब देती है, मुझे नहीं पता हम कहाँ पर हैं। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। सुहानी की बात सुनकर रॉबिन समझ नहीं पाता कि बिना एड्रेस के वो युवराज तक कैसे पहुँचे। वो कुछ सोचते हुए कहता है, मैडम, आप युवराज सर के फोन से अपना लोकेशन मुझे भेजिए, मैं तुरंत वहाँ आता हूँ। ये सुनते ही सुहानी कॉल कट कर देती है और रॉबिन को लोकेशन भेज देती है। युवराज का सर अभी भी सुहानी के गोद में था। सुहानी वहीं पर उसका हाथ पकड़े हुए रॉबिन के आने का इंतजार करने लगती है। 10 मिनट के अंदर रॉबिन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। वो अपने साथ डॉक्टर्स की एक टीम भी लेकर आया था। वो लोग युवराज को लेकर फौरन वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। युवराज को ले जाने के बाद रॉबिन सुहानी से कहता है, मैडम चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। रॉबिन की बात सुनते ही सुहानी को समायरा की याद आती है। वो समायरा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उसे भी हॉस्पिटल लेकर जाना है। रॉबिन समायरा को देखता है और अपनी टीम से कहकर उसे भी हॉस्पिटल भिजवा देता है। सुहानी रॉबिन से कहती है, मुझे भी युवराज सर के पास हॉस्पिटल जाना है। रॉबिन के लाख समझाने पर भी सुहानी उसकी बात नहीं मानती, तो उसे सुहानी को हॉस्पिटल लेकर जाना ही पड़ता है। हॉस्पिटल में अर्नव पहले से पहुंच गया था। वो युवराज और समायरा को इस हाल में देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है। अर्नव सुहानी का स्टेटमेंट लेने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन सुहानी की हालत देखकर उससे कोई भी सवाल करना अर्नव को सही नहीं लगता। कुछ ही देर में निशा और विवेक भी वहां पहुंच जाते हैं।
निशा सुहानी को देखकर उसे गले लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। डॉक्टर्स युवराज को ऑपरेशन थिएटर लेकर चले जाते हैं और युवराज का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ घंटे बाद जब सुहानी की हालत बेहतर होती है तो वो निशा और विवेक को वो सारी बातें बताती है जो आज उसके साथ हुई थी। सारी बातें सुनकर निशा सुहानी से कहती है, समायरा ने तुझे किडनैप किया था और वो युवराज सर को मारना चाहती थी, तो तू क्यों उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल ले आई? छोड़ देती उसे वहीं मरने के लिए। अगर ठीक होकर उसने फिर से वही हरकत की तो? विवेक भी निशा से सहमत होते हुए कहता है, हाँ सुहानी, तुम इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? सुहानी उन दोनों से कहती है, मैं समायरा को यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि युवराज सर उसे बचाना चाहते थे। विवेक कहता है, लेकिन क्यों? सुहानी जवाब देती है, पता नहीं। सुहानी के ऐसा कहते ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुल जाता है और डॉक्टर वहाँ से बाहर आते हैं। उनके बाहर निकलते ही सुहानी, निशा, विवेक, रॉबिन और अर्नव उनके पास जाते हैं। अब तक अक्षय भी हॉस्पिटल पहुंच गया था। सुहानी डॉक्टर से कहती है, युवराज सर अब कैसे हैं? डॉक्टर जवाब देते हैं, मिस्टर युवराज की कंडीशन अभी क्रिटिकल है। हमने ऑपरेशन कर दिया है लेकिन वो अभी बेहोश हैं। अगर अगले 42 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकते हैं या फिर। ये कहकर डॉक्टर चुप हो जाते हैं। या फिर क्या डॉक्टर? अक्षय कहता है। डॉक्टर मायूसी से कहते हैं, या फिर उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की पूरी बात सुनते ही सब बहुत घबरा जाते हैं। तभी एक डॉक्टर अर्नव के पास आकर कहते हैं, एएसपी सर, मिस समायरा कोमा में जा चुकी हैं। वहां खड़े सभी लोगों के लिए ये दूसरा झटका था। अर्नव तो ये सुनकर वहीं जम गया था। रात हो गई थी। रॉबिन अब सबको घर जाने के लिए कहता है लेकिन सुहानी हॉस्पिटल से जाने से साफ मना कर देती है। हॉस्पिटल में युवराज के साथ किसी एक इंसान को ही रहने की इजाजत थी। रॉबिन युवराज के साथ ही रुकने वाला था लेकिन सुहानी की जिद करने पर उसे रुकने दे दिया जाता है। निशा और विवेक को ना चाहते हुए भी सुहानी को हॉस्पिटल में छोड़कर घर जाना पड़ता है। अगले दिन भी युवराज को होश नहीं आता। इस दौरान सुहानी एक पल के लिए भी युवराज को नहीं छोड़ती। उसकी अगली सुबह सुहानी युवराज का हाथ थामे हुए उसके बेड के पास कुर्सी पर बैठी थी। उसने अपना सर युवराज के बेड पर रखा था और वो गहरी नींद में थी। पिछले 2 रातों से सुहानी ऐसे ही युवराज के पास सोती थी। तभी युवराज के बंद आंखों में हलचल होने लगती है और सुहानी के हाथ में रखे उसके हाथ की उंगलियां हिलने लगती हैं। सुहानी को इस बात का एहसास नहीं होता। युवराज आंखें बंद किए हुए बेहोशी की हालत में धीरे से कहता है, सुहानी, और कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब युवराज अपनी आंखें खोलता है तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है। युवराज ये देखकर चौंक जाता है। उसे लगा था कि वो बच नहीं पाएगा। समायरा का बनाया वो कटार बहुत शक्तिशाली था और युवराज पर वार खुद उस साई ने किया था। ऐसे में युवराज का बचना नामुमकिन था। होश में आते ही युवराज के मन में एक ही सवाल आता है, आखिर वो बचा कैसे? इस सवाल का जवाब उसे शायद एक ही इंसान दे सकता था और वो थी समायरा। तभी युवराज के दिमाग में सुहानी का ख्याल आता है। उसे अपने दाएं हाथ पर किसी की पकड़ महसूस होती है। युवराज बेड पर लेटे हुए अपनी दाईं तरफ देखता है और उसकी नजर सुहानी पर जाती है। सुहानी उसका हाथ पकड़े उसके बेड पर सर रखकर सो रही थी। सुहानी का चेहरा देखकर कुछ पलों के लिए युवराज वो साया, समायरा, वो कटार सब कुछ भूल जाता है। अब युवराज के दिमाग में वो आखिरी पल चल रहे थे जब वो सुहानी की गोद में था और सुहानी उसे बार बार खुद को ठीक करने के लिए कह रही थी। सोते हुए सुहानी के मासूम चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे।
युवराज अपने दूसरे हाथ से उन बालों को सुहानी के चेहरे से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ सुहानी के चेहरे तक नहीं पहुंच पा रहा था। युवराज उठकर बैठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो थोड़ा सा उठता है, उसकी पीठ की चोट पर बहुत तेज दर्द होता है और दर्द से उसके मुंह से आह निकल जाती है। युवराज की आवाज सुनकर सुहानी की नींद खुल जाती है और वो हड़बड़ाकर उठ जाती है। सुहानी देखती है कि युवराज को होश आ गया है। ये देखकर सुहानी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से अगर आज भी युवराज नहीं उठता तो वो कोमा में जा सकता था या उसकी जान भी जा सकती थी। सुहानी खुश होकर नम आंखों के साथ कहती है, युवराज से आपको होश आ गया। अब आपको कैसा फील हो रहा है? मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। ये कहते ही सुहानी बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन तभी युवराज उसका हाथ पकड़ लेता है। सुहानी रुक जाती है और पीछे मुड़कर युवराज को देखने लगती है। अगले ही पल युवराज सुहानी का हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी कुछ नहीं कहती, बस हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज आगे कहता है, और समायरा? सुहानी जवाब देती है, वो कोमा में चली गई है। ये सुनकर युवराज खामोश हो जाता है। समायरा का नाम सुनकर सुहानी को समायरा की कही बात याद आ जाती है। उसने कहा था कि युवराज के पास सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं। ये सोचकर सुहानी का मन फिर से बेचैन हो जाता है। सुहानी के मन में कई सवाल थे, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कहती। सुहानी मायूस होकर कहती है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। सुहानी वहां से चली जाती है। युवराज बिल्कुल खामोशी से बेड पर लेटा रहता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर युवराज का चेकअप करते हैं। तभी रॉबिन, निशा और विवेक भी वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर युवराज का चेकअप करते हैं। मिस्टर दीवान, अब आपको होश आ गया है, तो आप खतरे से बाहर हैं। अब बस आपको अपना ध्यान रखना है और टाइम से दवा लेनी है। ये कहकर डॉक्टर उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। रॉबिन भी डॉक्टर के पीछे उनसे कुछ बात करने चला जाता है। डॉक्टर के बाहर जाने के बाद युवराज विवेक की मदद से बेड पर पीछे टिककर बैठ जाता है। विवेक और निशा युवराज से पूछते हैं, युवराज सर, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? युवराज सीरियस होकर कहता है, आई एम फाइन। कुछ सोचते हुए युवराज कहता है, अब तुम लोगों को इस शहर से चले जाना चाहिए। सुहानी, निशा और विवेक युवराज की ये बात सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। निशा कहती है, सर आप ये क्या कह रहे हैं? हमें यहाँ से क्यों चले जाना चाहिए? युवराज कहता है, अब यहाँ खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सबकी जान खतरे में पड़ जाए। विवेक कहता है, लेकिन सर, हमें उस साय को रोकना है। अब हम यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुनकर युवराज को गुस्सा आ जाता है। वो थोड़ा रूडली कहता है, तुम लोग उसे नहीं रोक सकते तो कोशिश मत करो। यहाँ रुकने से बस तुम्हारी जान खतरे में होगी। इसीलिए यही अच्छा होगा कि तुम सब जल्द से जल्द ये शहर छोड़ दो। युवराज की बात पूरी होते ही विवेक भी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, नहीं युवराज सर, उसने मेरे मम्मी पापा को मारा है और मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा। उसे खत्म किए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसके बाद सुहानी भी कहती है, विवेक ठीक कह रहा है, उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। अगर मैं ही उसे खत्म कर सकती हूँ तो उसे खत्म किए बिना मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। इसके बाद सब निशा की तरफ देखते हैं। सबको अपनी तरफ देखते हुए निशा थोड़ी नर्वस हो जाती है। वो कंफ्यूजन के साथ कहती है, उसने मेरे मॉम डैड को तो नहीं मारा। वैसे भी एक दूसरे की जान लेने के लिए वो दोनों ही काफी हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहानी खत्म किए बिना ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगी। निशा की बात सुनकर वहाँ का सीरियस माहौल कुछ नॉर्मल हो जाता है। युवराज आगे उनसे कुछ नहीं कहता। रात के 8 बजे थे। जंगल के बीच एक बड़े से बंगले से धुआं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई हवन हो रहा हो।
कुछ देर बाद एक काला साया उस बंगले के अंदर घुस जाता है। ये युवराज का वही बंगला था जिसमें कुछ दिनों पहले लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा गया था। बंगले के अंदर अंधेरा था, अंदर कुछ जल रहा था जिससे वहां थोड़ी रोशनी थी। वो रोशनी जलते हुए हवन कुंड की थी। उस हवन कुंड के सामने काले कपड़े पहने एक औरत बैठी थी। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे। वो बार बार कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उस हवन कुंड में आहुति दे रही थी। उसके मंत्रों की आवाज उस खाली बंगले में गूंज रही थी। तभी वो साया हवा में उड़ते हुए उस बंगले के अंदर आ जाता है और उस कुंड के दूसरी तरफ आकर हवा में ही रुक जाता है। वो साया वहां आकर गुस्से में गुर्राने लगता है। साए के आते ही वो औरत उसकी तरफ देखती है और कहती है, अब तुम्हारी हालत पहले से बेहतर लग रही है। ये युवराज के ठीक होने की वजह से है। शुक्र है युवराज बच गया, वरना हम अपने मकसद के इतने करीब आकर भी चूक जाते। कौन है वो औरत? युवराज समायरा को क्यों बचाना चाहता है? क्या सुहानी और उसके दोस्त इस राज का पता? उस साए से गुस्से से भरी आवाज आती है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। युवराज की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन तुमने उससे बच्चा समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया। वो औरत कहती है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि युवराज के पास कितनी शक्तियां हैं और वो क्या कर सकता है। उसे वो शक्तियां मेरी वजह से मिली हैं और उसे कैसे रोकना है ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। साया कहता है, तुम कुछ नहीं जानती। मैंने उसका सामना किया है और मुझे पता है कि युवराज क्या चीज है। तुम्हारी यही लापरवाही हमारी मौत की वजह बन सकती है। वो औरत डेविल स्माइल के साथ कहती है, हमारी मौत? मेरे ख्याल से तुम पहले ही मर चुकी हो। तभी तो मैंने तुम्हें जागृत किया था, याद है ना? तुम सब मेरे बिछाए मोहरे हो और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तुम और ना वो युवराज। उस साए से और भी ज्यादा गुर्राते हुए आवाज आती है, शायद तुम भूल रही हो, युवराज उस कटार से भी बच गया है जिससे तुम्हारा बचना भी मुमकिन नहीं है। ये सुनकर उस औरत के चेहरे का भाव बदल जाता है। वो किसी सोच में पड़ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो फीकी मुस्कान के साथ कहती है, युवराज का बचना हमारे लिए अच्छी बात है, चाहे वो कैसे भी बचे। उसका क्या करना है ये मैं देख लूंगी। उस औरत के ऐसा कहते ही वो साया तेजी से बंगले से बाहर चला जाता है। साए के जाने के बाद उस औरत के चेहरे की वो स्माइल चली जाती है और वो खुद से कहती है, आखिर वो युवराज उस कटोर से कैसे बच गया। इधर युवराज हॉस्पिटल के अपने प्राइवेट वार्ड में रॉबिन के साथ था। विवेक और निशा सुहानी को लेकर कॉफी पीने के लिए गए थे। रॉबिन युवराज से माफी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक गलती से इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। युवराज शांत भाव से कहता है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। कुछ सोचकर युवराज आगे कहता है, क्या सुहानी ठीक है? रॉबिन जवाब देता है, हाँ सर, सुहानी मैडम को कोई सीरियस चोट नहीं आई थी। मैंने उनसे कई बार कहा कि वो घर जाकर आराम करे, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो इस कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। युवराज रॉबिन की बात सुनकर एक पल के लिए खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी उदासी में बदल जाती है। वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी के कितने पल बचे हैं। उसके इतने दुश्मन थे जो उसे कभी भी मार सकते थे। ऐसे में युवराज नहीं चाहता था कि सुहानी उससे किसी भी तरह से अटैच हो जाए और बाद में उसे तकलीफ हो। युवराज रॉबिन से कहता है, मुझे घर में शिफ्ट करने की तैयारी करो। रॉबिन हाँ में अपना सर हिलाता है और उस कमरे से बाहर चला जाता है। रॉबिन के वहां से जाते ही सुहानी अंदर आ जाती है। उसे देखकर युवराज कहता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें
घर में होना चाहिए। सुहानी कहती है, मैं घर नहीं जा रही, मैं यहीं रुकूंगी। युवराज कहता है, क्यों? सुहानी के पास युवराज के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो कुछ सोचते हुए कहती है, आपका कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको अकेले छोड़ दिया तो फिर से खुद को नुकसान पहुंचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लोगे। इसलिए जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुहानी की बात सुनकर युवराज मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वो मुस्कान उसकी आंखों में साफ दिख रही थी, लेकिन उसके होठों तक नहीं आ रही थी। युवराज सीरियस होकर कहता है, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम में और उस साय में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। सुहानी मुंह बनाकर कहती है, क्या मतलब? क्या मैं भी आपको एक भटकती आत्मा लगती हूँ? युवराज अपनी स्माइल छुपाते हुए कहता है, तुम दोनों एक जैसे हो। वो भी मुझे मरने नहीं देती और तुमने भी मुझे मरने नहीं दिया। युवराज की ये बात सुनकर सुहानी भड़क जाती है और युवराज पर गुस्सा करते हुए कहती है, आप उस चुड़ैल से मुझे कंपेयर कर रहे हो? वो आपको बचाना चाहती है क्योंकि उसको आपसे शक्तियां चाहिए, लेकिन मैं आपको बचाना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपसे। इतना कहकर सुहानी खामोश हो जाती है और अपनी गलती का एहसास करते हुए युवराज को देखने लगती है। युवराज समझ आता है कि सुहानी क्या कहने वाली थी। वो ना चाहते हुए भी अपनी नजरें सुहानी से हटा लेता है। सुहानी को लगता है कि उसने युवराज को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया है। वो बात को बदलते हुए कहती है, आपने समायरा की जान क्यों बचाई? सुहानी का सवाल सुनकर युवराज उसकी तरफ देखकर कहता है, बिकॉज आई लव हर। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी का दिल जोर से धड़कने लगता है और वो आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। युवराज ने इस बार कुछ ऐसा कह दिया था जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सुहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सदमे में चली गई है। सुहानी की ऐसी कंडीशन देखकर युवराज कहता है, मजाक कर रहा था। सुहानी युवराज को गुस्से में घूरते हुए अपने मन में कहती है, मजाक इतना सीरियस होकर कौन करता है? अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? युवराज आगे कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी समायरा को देखता हूँ मुझे वो मेरे जैसी लगती है। ऐसा क्यों? सुहानी कहती है। युवराज आगे कहता है, समायरा की माँ रक्षा एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी। उसने बचपन से ही समायरा को ये तंत्र विद्या सिखाना शुरू कर दिया था। शायद समायरा को भी इन्हीं काली शक्तियों की वजह से अपना बचपन गंवाना पड़ा होगा। सुहानी ने पूछा, युवराज सर, वो आपको मारना क्यों चाहती है? युवराज कहता है, मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। अगर मैंने पहले ही बता दिया होता तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं होता। सुहानी सवालिया नजरों से युवराज को देख रही थी। युवराज आगे कहता है, कुछ साल पहले समायरा की माँ रक्षा मुझे ढूंढते हुए यहाँ आई थी। उसे मेरी शक्तियां चाहिए थी। उसने मुझे उस साय से अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। इसीलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की। जब उसने मुझे मारना चाहा तो उस साय ने उस पर हमला कर दिया। रक्षा बहुत बड़ी जादूगरनी थी, इसीलिए वो अपनी जान बचा पाई, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। समायरा समझती है कि इन सब में मेरी गलती है और वो मुझसे इस बात का बदला लेना चाहती है। सारी बात सुनकर सुहानी कहती है, अगर ऐसा है तो समायरा पूरी तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन उसे आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। युवराज अपने मन में कहता है, समायरा गलत नहीं है, लेकिन वो पूरा सच नहीं जानती। शिमला से दूर मनाली के एक घर में एक औरत टीवी के सामने बैठकर न्यूज़ देख रही थी। वो औरत व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसी घर में एक लड़की कुछ काम कर रही थी। शायद वो लड़की उस औरत की केयरटेकर थी। तभी उस घर का फोन बजता है। फोन की आवाज सुनकर वो लड़की फोन उठाती है।
पूरी बात सुनकर वो लड़की फोन कट कर देती है और उस औरत के पास जाकर मायूसी के साथ कहती है, रक्षा मैडम, शिमला से फोन आया था, समायरा दीदी कोमा में है। वो औरत और कोई नहीं, समायरा की माँ रक्षा थी। उस लड़की की बात सुनकर भी रक्षा बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन उसकी आंखें उसके गुस्से को बयां कर रही थी। रक्षा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, अब शिमला जाने का वक्त आ गया है। इधर सुहानी और युवराज समायरा और उसकी माँ के बारे में बात कर रहे थे। सारी बातें सुनकर सुहानी युवराज से कहती है, तो क्या समायरा की माँ रक्षा भी यहाँ आएगी? युवराज जवाब देता है, हाँ। सुहानी घबराहट के साथ अपना अगला सवाल करती है, तो क्या वो भी आपको? ये कहकर सुहानी खामोश हो जाती है। उसके मन में जो नेगेटिव ख्याल आ रहे थे उसे वो कहना भी नहीं चाहती थी। युवराज सुहानी के मन की बात समझ जाता है और कहता है, वो फिर से मुझसे मेरी शक्तियां लेने की कोशिश करेगी, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो हाँ, वो मुझे मारने की कोशिश जरूर करेगी। वो खुद को संभालते हुए कहती है, क्या समायरा की माँ रक्षा उससे भी ज्यादा पावरफुल है? युवराज कहता है, रक्षा समायरा की माँ होने के साथ साथ उसकी गुरु भी है। समायरा ने सब कुछ उसी से सीखा है। रक्षा बहुत खतरनाक है, समायरा से कई ज्यादा खतरनाक। सुहानी युवराज को बीच में टोकते हुए कहती है, लेकिन आपने तो कहा था कि वो पैरालाइज्ड है, फिर वो कैसे खतरनाक है? युवराज गहरी सोच में डूबे हुए कहता है, रक्षा एक बहुत बड़ी जादूगरनी है। वो एक लौती इंसान है जो उस साए के पकड़ में आकर भी अपने दम पर जिंदा बच गई। मुझे शक है कि वो। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, वो क्या? ये सुनकर युवराज होश में आता है और अपना सर झटकता है। वो ना में अपना सर हिलाकर कहता है, कुछ नहीं। सुहानी आगे कहती है, और उस रात आपने उस साए को कैसे रोका जब वो समायरा को मारने वाला था? मुझे नहीं पता था कि आप उसे रोक सकते हैं। युवराज कहता है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं उसे रोक सकता हूँ। मैंने पहली बार उस पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। उसका सामना करते हुए मुझे उसकी ताकत का अंदाजा हुआ। वो बहुत ताकतवर है। लेकिन आपने उसे रोक लिया था। सुहानी कहती है, हाँ, लेकिन वो ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं था। मेरी पकड़ उस पर से कमजोर होती जा रही थी, तभी उसने तुम पर अटैक कर दिया। युवराज जवाब देता है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी सोच में पड़ जाती है। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो आगे कहती है, आपको कटार लगते ही वो साया वहां से चला क्यों गया? युवराज जवाब देता है, उस साए का वजूद मुझसे है। जब भी मुझे कोई चोट लगती है तो असर उस पर भी होता है। जब मुझे वो कटार लगी तो मुझसे ज्यादा वो साया कमजोर हो गया, इसीलिए वो वहां से चला गया। ये सुनते ही सुहानी को पद्मिनी याद आ जाती है। उसे याद आता है कि जब भी युवराज को कोई चोट लगती थी तो पद्मिनी के शरीर पर भी उसी जगह पर चोट के निशान बन जाते थे। धीरे धीरे सुहानी का शक यकीन में बदलता जा रहा था कि पद्मिनी सिंघानिया ही वो साया है। सुहानी युवराज से एक और सवाल करती है, लेकिन उसे पता था कि इस सवाल का जवाब युवराज उसे नहीं देगा। सुहानी थोड़ा डरते हुए कहती है, युवराज सर, पद्मिनी सिंघानिया कौन है? सुहानी का सवाल सुनकर युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जो युवराज अभी तक शांत होकर बैठा था, उसके चेहरे पर फिर से वही एरोगेंस आ जाता है। वो थोड़ा रूडली कहता है, मुझे नींद आ रही है, अब मुझे सोना है, तुम भी सो जाओ। ये कहकर युवराज अपने बेड को फ्लैट कर लेता है और उस पर लेट जाता है। सुहानी को युवराज का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। वो कमरे की लाइट बंद करके पास रखे काउच पर जाकर बैठ जाती है। युवराज को भी सुहानी के साथ ऐसा बर्ताव करके अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे पता था
कि सुहानी अब उन सवालों की तरफ बढ़ रही है जिसका जवाब युवराज नहीं दे सकता था। वो बस आंखें बंद करके अपने बेड पर लेटा रहता है। सुहानी की बेचैनी वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। उसे अब हर पल ये डर सता रहा था कि क्या सच में युवराज के पास सिर्फ 5 महीने हैं। वो ये बात किसी से नहीं कह पा रही थी, लेकिन ये सोचकर वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। सुहानी काफी रात तक जागती रहती है और काउच पर अपना सर टिकाकर युवराज को देखती रहती है। इधर युवराज के पास वाले वार्ड में समायरा एडमिट थी। वो बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी थी और उसकी बॉडी में कई सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। उसके बेड के पास एक चेयर पर अर्नव बैठा था जो उसे एकटक देख रहा था। वो बहुत मायूस लग रहा था। अर्नव समायरा के चेहरे को देखते हुए कहता है, तुमने हर बार मेरी जान बचाई, मेरी मदद की, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत थी तब मैं वहां नहीं था। काश मैं तुम्हें बचा पाता। कुछ देर बाद अर्नव आंखों में गुस्सा लिए कहता है, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि किसने तुम्हारी ये हालत की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या मोड़ लेगा अर्नव और समायरा का ये कनेक्शन? कैसे करेगा युवराज रक्षा का सामना? कौन है वो औरत और क्या है युवराज का उससे रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।